ये लेक्चर नंबर 1। पेज नंबर 345 निकालें। क्वेश्चन 8 पढ़ें। क्या हुआ? क्या चीज? वन नोट कीबोर्ड लाओ ना। पेज 345 क्वेश्चन 8। अच्छा, मुझे ये बताएं इसमें क्या लिख के आएंगे? 122 का 5 और 5 है। गुड। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन असेसमेंट कैन बी अमेंडेड और एन अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड। अच्छा, इसके कोई अलग से सर्कमस्टांसेस नहीं है। अगर आपने पहली दफ़ा काटने तो भी करीब जाके काट लें, दूसरी दफ़ा काटने तो भी वही काटने का तरीका है। तो 122 का 5 ऑडिट और 122 का 5 है। अगर आपने ऐसा काम किया जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को, अच्छा उधर आवाज़ नहीं आ रही, वो तो कैमरा सही कर रहा है, आवाज़ ओके। अच्छा, चलिए मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन 8 में ये है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होनी है तो उसके सर्कमस्टांसेस पूछ रहा है। तो उसमें दो सूरतें हैं, या तो आप ऑडिट कर लें या कोई ऐसा काम आपने किया हो जिससे हुकूमत के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाओ। ओके। अच्छा जी, सेक्शन 116 का 3 निकालें। 116 का 3 पेज 322 पेज 322। अच्छा, ये ना इसने एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ लिखी है जहाँ, क्या मतलब? इसने लिखा है वेल स्टेटमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं या नहीं। एक्सप्लेनेशन में इसने लिखा है कि वेल स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो वो लिख लें, क्या बनेगी? अगर आपका साल 30/9/10 है तो आप किस वक्त रिटर्न जमा करवाएंगे? 30/9/10 को। तो 30/9/10 के बाद 5 साल, 30/9/15। तो 30/9/15 तक आप वेल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं अगर पेपर में सवाल आए तो। ये है वेल स्टेटमेंट रिवाइज करने की तारीख। लेकिन एक कंफ्यूजिंग सी लाइन इसने और लिख दी, रिवीजन कैन बी मेड, ये स्काई ब्लू वाली लाइन, रिवीजन कैन बी मेड बिफोर द रिसीट ऑफ शो कॉज, करें इसको शो कॉज नोटिस। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर द रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। तो रिवीजन की जा सकती है सेक्शन 122 में जो शो कॉज नोटिस आया उससे पहले पहले। अब ये कंफ्यूजिंग सी बात है कि भाईजान 5 साल में करें या आपके काटने का इंतज़ार करें और उससे पहले बार्किंग का इंतज़ार करें, कब करें हम? तो अब लॉ इसके बारे में साइलेंट है, तो इन दोनों में से लेटर लिख लें। फिर इन दोनों में से लेटर, जब लॉ खामोश होता है तो लोग बेनिफिट लेते हैं उस बात का, यानी जब भी देर से देर भी हमें इजाज़त मिल जाए तो बेहतर है। तो रिवीजन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ लेटर का साइन। तो अगर पेपर में आपको शो कॉज नोटिस की डेट दे दे 28 सितंबर 15 और ये वाली डेट हो 30 सितंबर 15, तो फिर लेटर क्या बनेगा? 30 सितंबर। ये वाली डेट तो पेपर में एज इट इज गिवन करेगा ना, और ये वाली डेट आपको 5 साल गिन के निकालनी पड़ेगी। तो दोनों में से लेटर डेट। ओके, चलें जी, वापस आ जाएं। न्यूमेरिकल इंशाल्लाह मैं कराता हूँ जैसे कि मैंने आपको कहा था। अभी आप वापस आ जाएं चैप्टर 3 पे जो हम कल पढ़ रहे थे। पेज नंबर 24। ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज देने से दो थ्रेट अराइज होते हैं, सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी।
थ्रेट का लेवल पता चलाने के 4 तरीके हैं। ऑडिट क्लाइंट को टैक्स रिटर्न बना के देने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये पास्ट का हिस्टोरिकल डाटा होता है। ऑडिट क्लाइंट को टैक्स कैलकुलेशन करके देना उस बारे में मसला है, क्योंकि इसमें अपने ही काम को आप दोबारा रिव्यू कर रहे होंगे। अगर वो ऑडिट क्लाइंट नॉन पब्लिक कंपनी है, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, तो ऐसी सूरत में सेफगार्ड लगाकर आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है तो आप अगर इममटेरियल अमाउंट्स हैं तो सेफगार्ड लगाकर काम कर सकते हैं। अगर मटेरियल अमाउंट है तो आप इनकार कर दें कि मैं आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा। टैक्स कैलकुलेशंस में मसले हैं, रिटर्न बना के देने में ऐसी कैटेगरीज नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। मसला सिर्फ किस में है? टैक्स कैलकुलेशन में। अब जी ये 2 सवाल आए हुए हैं, एग्जाम्पल 1 और 2, इनको पढ़ लेते हैं। A Pakistani audit firm is faced with following situation. एक पाकिस्तानी ऑडिट फर्म है जैसे KPMG, उसको ये मसला आया है, फॉलोइंग सिचुएशन। क्या हुआ? लड़का बुला रहा है, ठीक है, उसी को बुलाया गया आपको। ABC लिमिटेड, एन ऑडिट फर्म क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म, ABC लिमिटेड यानी PTCL हैज रिक्वेस्टेड KPMG टू प्रिपेयर करंट एंड डेफर्ड टैक्स वर्किंग। भाईजान खतरनाक बात कर दी। टू प्रिपेयर करंट एंड डेफर्ड टैक्स वर्किंग, टैक्स कैलकुलेशंस, रिटर्न नहीं बनाना, टैक्स कैलकुलेशंस। तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल लेटर ऑन बी रिव्यूड बाय आवर फर्म। और एज्यूम करो ABC इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। सिचुएशन 2 सारी वही है, बट एज्यूम इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। ये तो जी 2 सिचुएशंस हो गई। अब रिक्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट ढूंढने की आदत डालें। विद रेफरेंस टू ICAP कोड ऑफ एथिक्स, व्हाट आर दी थ्रेट्स? थ्रेट एक ही है भाईजान, सेल्फ रिव्यू। सॉल्यूशन में थ्रेट सेल्फ रिव्यू, अपना ही काम रिव्यू करेंगे। ऑल्सो कमेंट ऑन दी सेफगार्ड्स टू बी टेकन टू रिड्यूस द थ्रेट। क्या सेफगार्ड्स लगाए जाएं थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए? तो थ्रेट उसने पूछा है और साथ उसने सेफगार्ड्स पूछे हैं। अब पहले मैं बात करता हूं आपसे सिचुएशन 1 की, क्योंकि ये नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, इसलिए इसमें आप पहले तो वही एज इट इज इंग्लिश कॉपी पेस्ट कराएंगे कि कहां कौन सा थ्रेट क्रिएट हो रहा है, यहां सेल्फ रिव्यू। इसके बाद ICAP ने जब इस किताब का इस सवाल का सोल्यूशन डाला तो उसने अगर ज्यादा मार्क्स का दे दे सवाल तो खाली सेफगार्ड्स की तरफ मूव ना करें, दरमियान में एक और लाइन डाल दें कि थ्रेट का लेवल कैसे चेक करना है। याद आ रही है ये बातें? थ्रेट का लेवल, इसमें बल्कि वो एक लाइन और भी थी, कल हमने पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट, वो भी डाल लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट। तो बेहतर है थ्रेट का नाम लिखने के साथ थ्रेट का लेवल जज करने का तरीका भी बता दें कि खतरा ज्यादा है या कम है, अगर मार्क्स ज्यादा हो, वरना सेल्फ रिव्यू थ्रेट बता देना काफी है। अच्छा, सेफगार्ड्स कल हमने क्या पढ़े थे? 3 पढ़े थे। 2 ऐसे प्रोफेशनल यूज करें जो आपके टैक्स सर्विस और ऑडिट सर्विस के अलग अलग हों, जिसे हमने कहा था ग्रुप बना लें, ग्रुप A ग्रुप B फॉर्म में, और एक रिव्यूअर रख लें। लेकिन एक नया थ्रेट भी, एक नया क्या कहते हैं, सेफगार्ड भी ICAP ने लिख दिया सोल्यूशन में, ऑब्टेनिंग एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोफेशनल, किसी बाहर के बंदे से मशवरा भी ले लें। तो ये डालना हुआ आपने डाला, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो कल हमने नहीं पढ़ी थी। ऐसे ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लाइन कल हमने पढ़ी नहीं थी। ये कौन से का जवाब हो गया जी? अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है, छोटी एंटिटी है। आज हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, अब हमारी क्लासेस ओवर हैं। एक क्लास हमारी और होगी, वो इंशाल्लाह जो है वो बुध को होगी 9 बजे, 11 मुहर्रम को बुध को होगी 9 बजे, 2nd फ्लोर के ऊपर। तो उसमें देख लेंगे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। और उसमें कुछ बातें होंगी, ज़रूरी नहीं सारी वही बातें हुई हैं जो न्यूमेरिकल्स में क्लास में हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी उसमें होंगी। बहरहाल वो लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। और दूसरी बात ये कि कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल अगर मैंने अपलोड करने हुए
तो वो मैं उसी क्लास के अंदर बता दूंगा। अगर हुए भी तो वो 2, 4, 5, 6 मिनट की वीडियोस होंगी, कोई अगर न्यूमेरिकल हमारे बच्चे जो इंपॉर्टेंट हुए। अच्छा नेक्स्ट जी, अब सेकंड फ्लोर नहीं, सॉरी सेकंड फ्लोर बोला मैंने, फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम है बुध को 9 बजे, और जितने सफ़े वगैरह हैं वो वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड हैं। 7-8 सफ़े क्लास में बांटे हैं, इससे ज़्यादा सफ़े तो क्लास में बांटे भी नहीं, और टेस्ट भी सारे वहाँ पे अपलोडेड हैं, तो टेस्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये वेबसाइट है। बाकी अगर कोई बाद में उस दिन 3-4 घंटे की क्लास के बाद अगर कोई लेक्चर छोटे मोटे अपलोड होंगे तो उनका अगर मैं कोशिश करूँगा लिंक भी इसी वेबसाइट पे शेयर कर दूँ, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड रख लें। जिन्होंने अभी तक नहीं खोली खोल के देख लें, ज़रूरत पड़ सकती है इसको खोलने की। ओके तो जो भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन या जो भी इधर उधर फ़ोन करके ना मांग रहे हों, सारी इस पर अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अपलोड हो गई हुई हैं। अच्छा तो दूसरा कौन सा है जी, नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट? पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में क्या करना है? पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में मोहतरम आपने ये करना है कि ये यार वो ऐसी अपनी तरफ से डाली जा रहा है, जो हमने पढ़ा है कल उसी में से डाले सोल्यूशन। तो आ फर्म शेल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन, कल हमने बता दिया था इस सूरत में आप टैक्स कैलकुलेशन ना करें ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स, बिकॉज बाद में आप ही ने उनके ऊपर ऑडिट ओपिनियन दे रहे होना है। ये लिख के इतना सा ये काट दें, ये उसने अपनी तरफ से डाला है। अब किताब में एक चीज़ है ही नहीं, आप डाली जाओ तो वो तो बहस जितनी मर्जी लंबी बढ़ा लो, ये काट दें। अच्छा सिचुएशन 2 याद है ना कौन सी कंपनीज की है? पब्लिक इंटरेस्ट की। अच्छा ये तो बात हो गई शेल नॉट, लेकिन एक गुंजाइश हमने और भी तो दी थी कि अगर इमटेरियल है तो सेफ गार्ड्स लगा लें। तो वो लाइन तरह लिख लें जो इसमें सोल्यूशन में मिसिंग रखी हुई थी, लिख लें ताकि याद भी हो जाए साथ ही। हाउएवर इफ impact of accounting entries, however if impact of accounting entries on financial statements, however if impact of accounting entries on financial statements is immaterial, then tax calculations can be performed। फिर आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। tax calculations can be performed if following safeguards are applied। ओके तो ये वही सारा जो कल याद किया था एज इट इज़ इनमें आपने कॉपी पेस्ट करना है, और काफ़ी हाई चांस है कि इसमें से सवाल आ जाए। कोड ऑफ एथिक्स पिछली दफ़ा सिलेबस में आया, लेकिन पिछली दफ़ा भी सवाल नहीं आया इसमें से, इस दफ़ा आने का चांस है। ओके अच्छा जी अगला पेज, ऑल टुगेदर एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने में रखने लगा हूँ। अब ऑडिट वाली बात जहन से निकाल दें। मुझे ये बताएं कि पेज 23 पर हमने पढ़ा था एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ये कौन होते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर्स? सीएस और लॉयर्स होते हैं जो लोगों का टैक्स निकाल के देते हैं। अब फर्ज करें एक फर्म है पीडब्ल्यूसी, जिसको नेस्ले ने कहा कि मेरा टैक्स कैलकुलेट कर दो, ऑडिट वगैरह नहीं। तो फिर कल वाली बातें आप ध्यान में रखें, नॉर्मल सा सिनेरियो। अब इसमें होता क्या है कि आपने सीए किया, आप जाके पीडब्ल्यूसी के अंदर मैनेजर के तौर पे नौकरी कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने कहा कि नेस्ले का टैक्स तुमने निकालना है। आपने टैक्स निकालते हुए कुछ गलतियां वगैरह पकड़ी, तो पार्टनर ने कहा भाईजान छोड़ो परे, इन चक्करों में तुम ना पड़ा करो, बहुत ज़्यादा अमानतदार और नेक बन रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा। तो इस तरह कह के आपको चुप करवा दिया उसने। ऐसी सूरत में जो आपका फर्म का पार्टनर है, बड़ा है, बॉस है, वो जो बॉस है ना, वो आपको पता है फिर इन एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। अब इन एथिक्स में से हमने कौन से एथिक्स लिख के आने हैं? अगर आप जिस फर्म के अंदर हैं और आपका बॉस आपको गलत काम करने को कह रहा है, तो आपने इंटेग्रिटी लिख के आना है, और आपने लिख के आना है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर होता है उस बंदे का बिहेवियर ऐसा नहीं है जिससे प्रोफेशन में उसकी इज्जत हो, बल्कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन में उसके नाम पर आ जाए। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब इधर लिखा हुआ है, बस मुझे पढ़ने दें। बिलाल अजहर एसी है, छोटा सबॉर्डिनेट, इज अ मैनेजर। ये तो अभी मैनेजर है सिर्फ,
किसी बड़ी फर्म में, लार्ज टैक्स फर्म, मिसाल के तौर पे PwC, KPMG, एंड रिपोर्ट्स टू बदर, इसके बॉस का नाम बदर है, वो FC है, पुराना तजर्बाकार, पुराना पापी है, हु इज़ वन ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म, जो कि फर्म में पार्टनर है। बिलाल अजहर इज प्रेजेंटली इंगेज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ डिजिटल सिस्टम। DSL की आप रिटर्न बना रहे थे एक IT कंपनी की। इस दौरान जब आप देख रहे थे चीज़ें तो आपको पता चला कि कुछ खर्चे हैं जिनकी सपोर्टिंग्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर खर्चों की सपोर्टिंग्स अवेलेबल ना हो तो खर्चा माइनस करने की जरूरत नहीं होती। ही ब्रिंग्स दिस मैटर टू द टेंशन ऑफ बदर, को बॉस की टेंशन में ये मैटर लाया। हु हैज़ रिस्पॉन्डेड हिम दैट सिंस दिस इज नॉट एन ऑडिट एंगेजमेंट, उसने कहा ये ऑडिट करने हम नहीं इधर आए भाईजान, तो ज़्यादा नेक ना बनो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ब्रीफली डिस्कस हाउ बॉस may be in breach of fundamental principles of ICAP code of ethics, may be in breach of fundamental principles of ICAP code of ethics, fundamental principles, mental नहीं, fundamental, mental से पहले फंडा लगा दें तो वो सही हो जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बॉस क्या गलत काम कर रहे हैं जी, बॉस दो गलत काम कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ब्रीच्ड बाय बॉस, पहला जी प्रोफेशनल बिहेवियर, वो ऐसी हरकत करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर क्या आएगा, आंच आएगा, डिस्क्रेडिट होगा प्रोफेशन। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करने आपने जो आपने याद किया हुआ है। दूसरा इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी नहीं है बॉस के अंदर। लेकिन नीचे जो एक एक दो दो लाइनें ना वो जरा सिनेरियो से भी लिंक कर दीजिएगा कि बॉस एम्प्लॉय को कह रहा है कि ये बातें इग्नोर करो, हालांकि ये बातें इग्नोर नहीं होनी चाहिए, इसलिए बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है। और बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं, इसलिए बॉस में प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी लाइन ज़रा कुछ सिनेरियो से जिसे हम लिंक करना कहते हैं ना, ये वो वाली लाइन है, बाकी ऊपर कॉपी पेस्ट ही है। लेकिन जो सिनेरियो से लिंक करने में अंग्रेजी यहीं से उठा लेनी है ऊपर सवाल से आपने। अच्छा जी, यहां तक तो खत्म होगी बात। अब मसला पता है क्या है कि बिलाल अजहर जो कि एम्प्लॉई है उसके लिए वो दो सवाल उसने पूछे हैं आपसे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं दोनों। ऑल्सो स्टेट द थ्रेट दैट बिलाल में फेस, बिलाल को क्या थ्रेट है, ये वो थ्रेट्स नहीं है जो हमने कल पढ़े थे, सबऑर्डिनेट है। बिलाल को क्या थ्रेट है और वो इससे कैसे बचे। एक बात याद रखिएगा, बॉस अगर एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहते तो बॉस के दिल में खतरा क्या होता है कि वो मेरा एम्प्लॉय, बॉस अगर एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहते तो एम्प्लॉय के दिल में खतरा क्या होता है कि वो मेरा बॉस है। यही खतरा काफी है, इससे बड़ा खतरा और कोई नहीं है कि वो मेरा बॉस है, कुछ भी कर देगा, नौकरी से निकाल देगा, ये कर देगा, तो ये खतरा ही उससे गलत काम करवा देता है। जैसे मिसाल के तौर पे सर आसिफ गाड़ी पार्क कर रहे हो और आप दो लड़कों को बुलाएंगे, इधर आओ यार, वो जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ना उसे चांड मार के आओ। अब आप कुछ भी सुने बगैर चले गए तो ये वो एक रिस्पेक्ट इतनी हद तक बढ़ गई कि वो आपने ये भी नहीं देखा कि अगला सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है, हो सकता है उस बंदे का कसूर ही ना होता। अब अगर आपको ये मसला आ गया है तो ये खतरा आपके दिल में आप पैदा हो जाएगा कि आपने बात माननी है। और फिर अब आप अगर उधर खड़े होकर सोचें कि यार मैं इसको मारूं या ना मारूं, सर आसिफ से पूछूं, ये भी अब सही नहीं लग रहा, सर ने कह दिया है, अब आप बचें कैसे। बचने का फिर ये तरीका है, प्रिंसिपल साहब के पास चले जाएं, किसी और के पास चले जाएं, या सर आसिफ से खुद ही बात कर लें, यार बताएं जरा पंसा थोड़ा हल्का सा बता दें जरा, ऐसे में चंडे मार दो मारे मुझे पड़ी हो तो मुझे जरा। अब एम्प्लॉय के लिए दो सवाल है। नंबर वन, एम्प्लॉय को दिल में खतरा क्या फेस हो रहा है और एम्प्लॉय इससे बचे कैसे। ये चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन क्योंकि ICAP ने अपने सोल्यूशन में डाली है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। 100% चांस है कि ये टेस्ट नहीं होगी, लेकिन आसान सी बातें पढ़ देता हूँ। एक नया थ्रेट पढ़ें जी आज, इंटीमिडिएशन, इसे खौफ कहते हैं, खौफ। बिलाल में फेस इंटीमिडिएशन थ्रेट एज रिफ्यूजल टू ओबे इंस्ट्रक्शन में रिस्क हिज जॉब। ये इतनी सी लाइन अगर आप याद कर सके तो, ना भी लिख सके तो इंटीमिडिएशन थ्रेट का लफ्ज़ जरूर लिखाइएगा। तो इंटीमिडिएशन थ्रेट एक राइज हो रहा है कि अगर आप एम्प्लॉय ने गलत काम किया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस बचने के तरीके देख लें क्या है। एम्प्लॉय बेचारा क्या कर सकते हैं यार, डिस्कस द मैटर विद बदर, बॉस के पास ही चला जाए, यार ना कर यार, जाने दे यार, ऐसा ना करें। दूसरा तरीका, सीनियर पार्टनर को बता दें, कंसिडर इन्फॉर्मिंग सीनियर पार्टनर, बस इतना सा हाईलाइट करें, ये याद नहीं करना जितना मैं आपको करा रहा हूं। सीनियर पार्टनर को बता दें, रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट, समझ आ गई, इनकार कर दें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी सर,
किसी और से चपेट मंगवा लें, सिक्योरिटी गार्ड है ना, उससे चपेट मरवा लें, मैं नहीं मार सकता। सीक लीगल एडवाइस, उधर ही लॉयर को फ़ोन करें आपने, सर ये मसला हो गया, लॉयर क्या करूं मैं, आपके लॉयर होंगे ना, कोई रखे होंगे आपने आगे, और इन द एंड आप कॉलेज छोड़ के चले जाएं, सर मैं चपेट नहीं मारूंगा, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, रिजाइनिंग फ्रॉम जॉब। इतनी बारिश हो रही है ना कर। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सिलेबस से बाहर हैं, दिन कम थे, वरना आई कैप को अगर कहते तो आई कैप ने मान लेना था कि ये चीज़ें सिलेबस से बाहर हैं, तो बहरहाल इनको चलें याद कर लीजिएगा। तो ये क्या सिनेरियो है जी, पेपर में एक सवाल आ सकता है आपको कि एक बॉस है, वो सीए फर्म चला रहे हैं और उसने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहा है, तो बॉस कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं, ये बॉस के लिए सवाल आएगा। और ऑल्सो के आगे सवाल पढ़े, ऑल्सो स्टेट द खतरा जो बिलाल अजहर को है और उस खतरे से बचने का तरीका। रिस्पॉन्ड का क्या मतलब होता है, सेफ गार्ड, उस खतरे से बचने का तरीका। खतरे से बचने का तरीका ज़बानी याद कर लें, क्या क्या जी, डिस्कस कर लें बॉस से ही, या रिफ्यूज कर दें, या लीगल एडवाइस ले लें, या रिजाइन कर दें, या किसी सीनियर को बता दें, इनसे बचने का तरीका। ओके ठीक है जी, इट्स ओवर। पेज 451 पे आ जाए, कौन से चैप्टर में है ये, आज जो मैं सारा करा रहा हूँ ना, एक सफ़ा बना के आपको दे दूंगा। कौन से चैप्टर में है, 20 में, हाँ पेज 449 पे है पहले, नहीं 451 पे, 451 पे। किसी को याद है बेस्ट जजमेंट 5 साल में हो सकती है? कल एक 2 साल वाला सिनेरियो भी पढ़ा था, 122(2) और 122(4) तो याद है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट 5 साल में और फर्दर 5 या 1 साल, विच एवर इज लेटर। उसके बाद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो होती थी उसमें कोर्ट के ऑर्डर के 1 साल के अंदर, ये शायद भूला होगा क्योंकि काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, ये शायद याद हो आपको, 124 परसों ही पढ़ा है। 124 के अंदर जो है वो 2 साल थे, 1 साल था सेटासाइड के केस में और 2 महीने थे डायरेक्ट रिलीफ के केस में। ये जो टाइम लिमिट्स है ना, ये हमने सिर्फ उठाई हैं असेसमेंट के चैप्टर से, 122, 123, 124, 125, ये हमने किस चैप्टर से उठाई हैं? सिर्फ असेसमेंट के चैप्टर वाली टाइम लिमिट्स कमिश्नर के लिए हैं। कमिश्नर ने करना है ना, 5 साल में ये कर दो, 5 साल में ये कर दो, 5 साल में ये कर दो। रिटर्न्स के चैप्टर की टाइम लिमिट्स टैक्स पेयर के लिए हैं, 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करा दो, कंपनी हो तो 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा करवा दो। और अपील्स के चैप्टर की टाइम लिमिट्स दोनों के लिए हैं। किन दोनों के लिए वो मैं बताता हूँ। टैक्स पेयर ने इतने अरसे में अपील करनी है, कोर्ट ने इतने अरसे में फैसला सुनाना है, वो दोनों के लिए हैं। लेकिन ये जो असेसमेंट्स के चैप्टर की टाइम लिमिट्स हैं, ये कमिश्नर के ऊपर एक चेक है एफबीआर की तरफ से कि तुमने इतने अरसे में ये काम करना है। अगली बात, पेपर में एक सवाल आता है चैप्टर 15 में कि कमिश्नर हैज इशूड अ नोटिस। अब वो नोटिस हमें पता नहीं चलता कि नोटिस कौन सा भेजा इसने, तो उसके लिए पेज 450 पे अगर मैं आऊं तो नोटिसेस जो हैं, नोटिसेस उस चैप्टर में जितने भी हैं वो हमने एक सफ़े पे लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पे कभी कमिश्नर का नोटिस आ रहा होता है कि यार 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवाओ। इसमें ये नहीं बताया हुआ कितने दिनों में जमा करवाओ, ये नहीं बताया हुआ लॉ ने, लेकिन इसमें ये हमने ज़रूर पढ़ा था कि अगर आप 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं करवाते तो आपकी बेस्ट जजमेंट हो जाएगी, यानी 114 से डायरेक्ट छलांग मार के 121 की तरफ आपकी बेस्ट जजमेंट। याद है ना बेस्ट जजमेंट के सिनेरियो से। एक और भी नोटिस आता है, ये वाला नोटिस तो बड़े गिने चुने लोगों को पाकिस्तान में आता है जिन्होंने 12 महीने से कम की रिटर्न जाओ, जो बेचारा मर गया या कुछ और हो गया। एक नोटिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता है, ये हर बंदे, आम बंदे को आ सकते हैं, भाई आपकी रिटर्न नहीं आई, ये 12 महीने वाली रिटर्न है, नोटिस टू फाइल अ रिटर्न, आपको हमने रिटर्न जमा कराने का कहा है। ये आपने पिछले 5 या 10 सालों की जमा करानी होती है, पिछले 5 या 10 सालों की जमा करानी होती है, और ये आपने जो है वो 30 दिन के अंदर जमा करानी होती है। ऐसा ही है, याद आ रहा है? ये दूसरा सफ़ा था, दूसरा पेज था रिटर्न्स के चैप्टर का।
लेकिन अगर आप ये वाली रिटर्न भी जमा कराएं 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर कमिश्नर को क्या पावर अवेलेबल है कि कमिश्नर आपकी क्या कर दे, बेस्ट जजमेंट कर दे। ठीक है, इसके बाद एक नोटिस आता था वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएं, अगर ये भी जमा ना करवाएं तो आपकी बेस्ट जजमेंट होगी। एक नोटिस आता था डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, ये जमा ना कराएं तो कुछ नहीं लिखा हुआ आगे। एक नोटिस था वो जो हमने पढ़ा था, आपने रिटर्न जमा करवाई, आईडी कार्ड मिसिंग है, फला चीज मिसिंग है, फला चीज मिसिंग है, ये नोटिस रिटर्न जमा कराने के बाद आता है। ये नोटिस है रिटर्न जमा कराओ, ये नोटिस है रिटर्न तुम्हारी आ गई है, साथ तुम्हारी कुछ चीजें इनकम्प्लीट है। इसको आपने कैसे कंप्लाई करना होता था, इसको 180 दिनों के अंदर अंदर वो आपको भेज देता था, और अगर आप कंप्लाई करते थे तो रिटर्न आपकी इनवैलिड समझी जाती थी, अगर नहीं कंप्लाई करते थे, अगर कंप्लाई करते थे तो वैलिड समझी जाती। तो इसमें 120 के अंदर से 120 के अंदर ही रहे हैं, हमने किसी और सेक्शन में जाम नहीं मारी। एक नोटिस और आपके घर आता है जिसे शो कॉज नोटिस कहते हैं, 122 वाला, वो भी लिख लें। कमिश्नर इशूड शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। कमिश्नर इशूड शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। बॉल पॉइंट देना है कोई अपने पास है, आपके पास? अच्छा, अब मैं सैंपल बेस पर आपके सबर का 5 मिनट और इम्तिहान लेने लगा हूं। चैप्टर 15 में जाके जरा देख लेते हैं किस सवाल में नोटिस का लफ्ज लिखा हुआ है, फिर हम लॉसेस का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चैप्टर 15 क्वेश्चन नंबर 32। असल में पेपर में लफ्ज आता है कमिश्नर इशूड नोटिस, आप साथ वाले का मुंह देख रहे होते हैं, ये कौन सा नोटिस है? स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर हैज पावर टू इशू अ नोटिस। इतनी सी बात से पता नहीं चला, टू डिमांड अ रिटर्न ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। आप पता चल गया कौन सा वाला नोटिस? ओके, क्वेश्चन 37। रूबीना रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस तो एक ही सेक्शन में आता है, 122, और इसका नाम बार्किंग है, और इसके बाद शो कॉज नोटिस के बाद क्या होनी है? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 19। ढूंढे, जुबैदा इज ऑपरेटिंग अ बिजनेस, शी फाइल्ड हर कंप्लीट रिटर्न, कमिश्नर सर्व द शो कॉज नोटिस, तो वादे पता चल गया शो कॉज नोटिस। इसके बाद क्या होनी है? अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जी। इसके बाद 15, ये असल नोटिस है जो आप बताएं मुझे। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस, अब ऊपर लिख दिया नोटिस, नीचे पूछ रहे बताओ ये नोटिस सही है या नहीं। अब हमें पता ही नहीं चलेगा नोटिस कौन सा, तो कैसे बताएंगे सही है या नहीं? ये जरा नोटिस पाए कौन सा है। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल अ रिटर्न। जाए 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 देख लें देख लें देख लें, सफा यूज करना सीखें। बताएंगे कौन सा नोटिस है? इट इज अ नोटिस टू फाइल अ रिटर्न। अब पिछले 5 या 10 सालों की मांगी जा सकती है, और आपने कितने दिनों में जमा करवानी है? 30 दिन। तो ये जरा जो सिनेरियोज है ना, ये आपको पता होने चाहिए। 3-4 ही नोटिस है मोटे मोटे। तो जब सवाल है कमिश्नर हैज इशूड अ नोटिस, तो यू मस्ट सी दिस पेज, कौन सा नोटिस इसने पूछ लिया, फिर अगली कहानी उसी से आ गया। ये दोनों नोटिस मेरे ख्याल से रिटर्न मांगने के हैं, ये वेल्थ स्टेटमेंट मांगने का नोटिस है, और ये नोटिस है कि रिटर्न जमा करा गए हैं आप, लेकिन उसमें क्या है? डेफिशिएंसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसका सॉल्यूशन खोलें चैप्टर 15 में। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है।
भाई उसने एक चार्ट मांगे आपसे, एपलेट अथॉरिटी का नाम बताएं, ये चार्ट डब्बा ऊपर बना हुआ था, एपलेट अथॉरिटी का नाम बताएं, किसके फैसले के खिलाफ इस एपलेट अथॉरिटी में आप जा रहे हैं, कितनी फीस जमा करानी है। इसका क्या मतलब है, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील, आप कितने दिनों में अपील करने जाएं, टैक्स पेयर कितने दिनों में अपील करने जाएं, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अपील। इसका क्या मतलब है, डिसीजन इन अपील का क्या मतलब है, कंफर्म, मॉडिफाई, एनल, डिसीजन। इसका क्या मतलब है, लिमिटेशन पीरियड फॉर डिसीजन, कब तक डिसीजन दे, कौन, जज, बाय कोर्ट। अब शायद आपको याद हो, पहली एपलेट अथॉरिटी थी कमिश्नर अपील, दूसरी थी एपलेट ट्रिब्यूनल, तीसरी हाई कोर्ट और चौथी, और इसके पास आप कमिश्नर के फैसले के खिलाफ जाते थे, इसके पास आप कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ जाते थे, एंड सो ऑन, और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ जाते थे। फाइलिंग फीस वगैरह आपने देख ली होगी इन सेक्शंस में, वो आपको पता है। इधर 30 दिन में आप जा सकते थे, इधर 60 दिनों में था, और इधर मेरे ख्याल से 90 था हाई कोर्ट में, 90 दिनों। एक और जगह भी आपको लिखवाया था समरी करके ये सारा। अच्छा, उसके बाद डिसीजन तो होता था कंफर्म, मॉडिफाई और एनल, 129 के 1 में आपको मिल जाएगा। लिमिटेशन पीरियड, इसने 120 दिन में फैसला सुनाना होता था, इसने 6 महीने में फैसला सुनाना होता था। एक और कॉलम इधर डाल लेंगे स्टे वाला, स्टे ऑफ टैक्स रिकवरी जी। इधर कितने दिनों का स्टे मिलता था, 30, फिर दोबारा 1 मिनट डालते थे आप 30 दिन की जाके, इधर 180 दिन, इधर 6 महीने था। स्टे ऑफ रिकवरी, ओके। अच्छा यार, चैप्टर करने के बाद ना, जब आप चैप्टर एक रिवाइज कर लिया करेंगे, तो आपने फिर इस सफ़े पे ज़रूर आया करना है। रिटर्न ऑफ इनकम आपको पढ़ के जहन में आ रहा है कि रिटर्न किस किस ने जमा करानी है, रिटर्न रिवाइज हो सकती है नहीं, किन्होंने रिटर्न नहीं जमा करानी, विडो और वो वाले जो थे, वेल्थ स्टेटमेंट किसने जमा करवानी है। इन सफ़ों को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपने जब रिवीजन कर ली तो आपने लिख लिया वेल्थ स्टेटमेंट कौन कौन जमा करवाएगा, कौन कौन की जगह हु, जो वो पेपर में लफ्ज़ आना है हु, और रिवीजन अगर आपने करनी है तो टाइम लिमिट कितनी है, और इसमें पर्टिकुलर्स क्या होंगे। तो इस तरह भी आप इन सफ़ों को यूज़ कर सकते हैं घर में। उसके बाद आप फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट का लफ्ज़ पढ़ें और सोचें, क्योंकि पेपर में अगर 40 नंबर के सवाल आते हैं, 45 नंबर के सवाल आते हैं थ्योरी में, तो उनमें से 20 नंबर के सवाल ऐसे होते हैं जो सेक्शन की हेडिंग ही उसने दी होती है। तो जब इस सेक्शन की हेडिंग आप पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये बात थी। फिर उसके बाद चलते चलते आप नज़र मारेंगे असेसमेंट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट क्या होती है, अमेंडमेंट क्या होती है, रिवीजन बाय कमिश्नर क्या होती है, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर होती थी एग्जामिशन सर्टिफिकेट वाली, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस, पावर पॉइंट वाली स्लाइड, और प्रोविजनल असेसमेंट, कच्चा असेसमेंट ऑर्डर, और डिस्प्यूट हो गया किसी प्रॉपर्टी का, ये सारी बातें। फिर उसके बाद कमिश्नर अपील के लिए ये 3 सेक्शन, एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए ये 3 सेक्शन, ये हाई कोर्ट के लिए ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हम वो चीज़ लेके जाते हैं जो इन कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग हो, लेकिन ये वाली जो थी प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टन केसेस, ये वो वाली थी जो हम करते थे शो कॉज नोटिस और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के दरमियान। ये दोनों जो है ना डिस्प्यूट, ये क्या कहते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टन केसेस नहीं, सॉरी, वो एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस, मादरत, एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस, ये भी पावर पॉइंट में था, और एडीआर से भी कल हमने पावर पॉइंट के जरिए किया था। ठीक है जी, लॉसेस का चैप्टर निकाल लें, पेज 306। लॉसेस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 16। अच्छा जी, एक बात मैंने आपसे क्लास में की नहीं हुई, वो आप लॉसेस के चैप्टर के पहले सफ़े पे जाके ज़रा पढ़ आएँ।
एग्रीकल्चर इनकम वगैरह के बारे में। इन बातों से आप एग्री करते हैं कि डिविडेंड में से कोई लॉसेस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि उसका अपना ही रेट है ना 15%। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वो तो इनकम ही अलग कैटेगरी की है। कौन सी इनकम है वो? एग्जेम्प्ट। क्या आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम्स हैं सच एज गेन ऑन सिक्योरिटीज वगैरह, इनके भी अपने ही रूल हैं और इन पे भी नॉर्मल रिजीम वाले रूल नहीं लगेंगे? तो ये नॉर्मल रिजीम वाले रूल किन पे लगने थे? वो आपको मैंने 12 हेड्स बता दिए थे, उन पे लगने थे। ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से उन 12 हेड्स से बाहर हैं। अब अगर ये आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं आई, ये मैं न्यूमेरिकल जो कराने लगा हूं उसमें देख लेते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं सिक्योरिटीज के लॉसेस के रूल भी आपको रिवाइज करा दूं। गेन ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के लॉसेस के रूल आपको खोलने की जरूरत नहीं, आपको याद आ जाएगा। सिक्योरिटीज के लॉसेस के रूल ये थे कि अगर सिक्योरिटी में इस साल लॉस आए ना तो किसी और सिक्योरिटी में से माइनस कर लें, और अगर लॉस माइनस ना हो सके तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें अगले 3 साल तक। पहले कोशिश करें इसी साल सिक्योरिटी के लॉस से माइनस करने की, प्रॉफिट से माइनस करने की। अगर ना हो सके तो अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड कर लें। छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने किया था इसके नीचे। चलें सवाल शुरू करें। भाई ये हाइलाइटर से आप लिख रहे हो, ले लो बॉल पॉइंट वापस, ये लो, वो वाला मुझे दे दो। क्वेश्चन 16 पेज 306। अच्छा जी, बताएं जी पहले का नाम क्या है? 12 हेड्स में से नाम बता दें यार। इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सा है? अभी ये मत देखें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, अभी सिर्फ मुझे नाम लिखवाएं। दूसरे का नाम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तीसरे का नाम, यार ये जो ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट और प्राइवेट कंपनी के शेयर और पेंटिंग वगैरह चीजें, ये सारी फॉल करती हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स जिन्हें सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, वो फॉल करते हैं कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में। ये मेरे ख्याल से है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और ये नॉर्मल रिजीम वाली है, इसलिए मैं इसको जरा रेड से लिख रहा हूं, अलग से बताता हूं क्यों रेड से लिख रहा हूं। गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज आ गया, ये सेपरेट ब्लॉक है। ये है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। उस क्लास में ग्रीन कलर नजर आ रहा है? ओके गुड, आगे चलें। ये जी मेरा बिजनेस स्पेक्यूलेशन का लॉस आया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। अच्छा, एक और लॉस आ गया प्राइवेट कंपनी पे। ये तो मेरे ख्याल से ज्वेलरी टाइप की कोई चीज़ है ना, तो ये कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगी। तो मेरे ख्याल से डेटा को उसने सिंप्लीफाई भी करवाना है हमसे, डेटा सिंप्लीफाई करके नहीं दे रहा। तो ये बज़ाहिर बनेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसके लिए मैंने ऊपर भी रेड मार्कर यूज किया है। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक, अगेन कैपिटल गेन के चैप्टर में ले गया। डेटे को सिंप्लीफाई करके ही नहीं दिया, वो काम भी हमारे से करवा रहे हैं, यानी सब्जियां काट के दे देता ताकि हम सालन बना देते, सब्जियां भी हमारे से कटवा रहे हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, अगेन ये मैं ग्रीन मार्कर दोबारा पकड़ूंगा। ग्रीन मार्कर इसलिए दोबारा पकड़ूंगा कि एक और भी आ रहा है ऊपर गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। आगे मैं ब्लैक मार्कर पकड़ लेता हूं क्योंकि हम नॉर्मल चीजें चल पड़ी हैं। ये मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर, और लॉस फ्रॉम अदर सोर्स ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जी उसने डेटे को अनसिंप्लीफाइड करके दिया था, हमने उसे सिंपलीफाई कर लिया। ओके, सवाल की रिक्वायरमेंट डिस्कस है, लेकिन हम डिस्कस कर नहीं सकते जब तक कि इसको सिंप्लीफाई ना कर लें डेटे को। तो मैं सवाल पहले न्यूमेरिकल के एतबार से आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन फिर बाद में डिस्कशन भी कर लेंगे। पहले जी रेड वाले 3 जो मुझे नजर आ रहे हैं उनको मैं ले लेता हूं, और उसके बाद मुझे जो ग्रीन वाले 2 नजर आ रहे हैं उनको मैं ले लेता हूं, ताकि मैं डेटे को सिंप्लीफाई कर लूं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग 1, मेरे ख्याल से 2 हेडिंग्स ही बनाए आप। कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम को सिंप्लीफाई करना है,
और एक किसको सिंप्लीफाई करना है, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में बता दें जी, 2.5 का गेन किस में आया है, ज्वेलरी में। अच्छा, इसमें रूल्स ये थे कि प्राइवेट कंपनी के गेन इनकम है और लॉस एक्सपेंस है, यानी डिडक्शन अलाउ है, और ज्वेलरी का गेन इनकम है पेंटिंग का, लेकिन इनका लॉस माइनस करने की जात नहीं। ये कैपिटल गेन के चैप्टर नहीं सिखा दिया था, ये लॉस के चैप्टर नहीं सिखाया था जी। पहला कौन सा है, ज्वेलरी, कितना गेन है 2.5। दूसरा लॉस किसके, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का, कितना 3.6। अगला लॉस किसके, एंटीक का। एंटीक का लॉस लिख के हम आगे डैश डाल देंगे क्योंकि ये लॉस माइनस करने की इजाजत। ओवरऑल कैपिटल गेन के हेड में लॉस कितना आ गया 1. इट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा। और सिक्योरिटीज में एक में गेन आ रहा है कितना, इधर से नजर मार लेता हूं मैं, ये वाला है ना लॉस है और ये वाला क्या है गेन है। उधर चाती मार लेना 4 और 6, तो गेन कितना आ रहा है और लॉस, द लॉस ऑन सिक्योरिटी कैन बी माइनस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ सिक्योरिटी। However, if the loss is not minus, it can be carried forward to 3 years. कितना हो गया 2। जल्दी करें नोट। अब जी फिनिशिंग टच देते हैं दोबारा डेटा को। डेटा अपने लिए दोबारा मैं लिखने लगा हूं, लेकिन अब उसमें करूंगा ये कि नॉर्मल वाली चीज़ों को मैं ऊपर रखूंगा और सेपरेट ब्लॉक, एग्जेम्प्ट इनकम और डिविडेंड को डेटा की तरह नीचे फेंक दूंगा ताकि मैं डेटा उठाते हुए नॉर्मल वाली चीज़ों पे नॉर्मल रूल लगा सकूं। वर्किंग 3, स्टिल आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन। वर्किंग 3, अब आप मुझे बता दें तरतीब से देख के, वो जो चाहती मार लीजिएगा। 15 क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, कितना 15। वो 3 क्या पड़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये 2.5 क्या है, ये 2.5 तो हम ले गए हैं कहीं। 4 क्या है, 4 भी हम ले गए हैं कहीं। 4.5 क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कितना 4.5। और ये 3.6 तो ले गए हम कहीं। 1.6 क्या है, ये भी ले गए, मुझे तो नजर नहीं। अच्छा हाँ ले गए हैं, ठीक है। 6 क्या है, जो भी ले गए। 8 क्या है, एग्जेम्प्ट, इसको मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूं। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी 8। और क्या है, अदर सोर्स का लॉस है, कितना 19। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, स्पेकुलेशन का भी लॉस है। अब आप मुझे बता दें वर्किंग 1 और 2 के जो नतायज हैं वो भी तो बरामद कराए ना। वर्किंग 1 में से क्या निकली है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल, कितनी 1.1। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक कितनी 2, नेगेटिव 1. ओके 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 ओके, आई गॉट इट, ठीक है। अब मुझे बताएं ये जो मैंने लाइन लगाई है इससे ऊपर क्या है और इससे नीचे क्या है। इससे ऊपर जो डाटा है उस पर लगेगा रूल 1, रूल 2 और रूल 3। अच्छी सवारी, बुरी सवारी और वो सारे रूल लगेंगे। और ये नीचे वाले दोनों को इंशाल्लाह मैं बात कर लेता हूँ। ये है एग्जाम्प्ट इनकम के लॉस ने क्या कैरी फॉरवर्ड होना है। एग्जाम्प्ट इनकम जब है ही एग्जाम्प्ट, तो अगले साल इस लॉस को एग्जाम्प्ट इनकम में से माइनस करके आपको क्या फायदा होना है। तो एग्जाम्प्ट लॉसेस तो वैसे ही फारग करें। और पीछे क्या रह गया, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक का लॉस। इसके तो अपने रूल है 3 साल वाले, इसके तो 6 साल वाले रूल हैं ही नहीं। तो इसलिए इन दोनों को मैंने नीचे रखा है और बाकी डाटे को ऊपर रखा है। अब बाकी डाटे के साथ आप मुझे लिखवा दें अगर कुछ लिखवाना चाहते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट आया है, ये अच्छी बस है।
और 3 रुपया अच्छी बस, बुरी सवारी, अच्छी सवारी, और ये बुरी सवारी। चलें जी, अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ लेकिन वो भी मैं वर्किंग में करने लगा हूँ क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट सॉल्व करना नहीं है जी। आप अच्छी बसें बुला के ना ऊपर पार करवा दे मुझे। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितने जी? 15। और क्या है? प्रॉपर्टी कितना? जब अच्छी बसें हो तो उनको जमा कर दिया करें। 18। इसमें से क्या माइनस करें? बुरी सवारी नहीं ना यार, ऐसे तो ना कर दूँ। अच्छी सवारी, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ। अब तो कहने का भी दिल नहीं चाह रहा मेरा। 19। तो टैक्सेबल इनकम क्या आ गई? 0। डेड लॉस कितना हो जाएगा? 1 का। अब कैरी फॉरवर्ड्स की लिस्ट बनाना शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़े। कैरी फॉरवर्ड क्या क्या करना है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन कितना? 4.5 और कितना? 1.1। ये कैरी फॉरवर्ड कर लें 6 ईयर्स के लिए। एक और कैरी फॉरवर्ड करें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 2 एग्जैक्ट 2। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगले साल माइनस करें किस में से? और एग्रीकल्चर को तो कैरी फॉरवर्ड करने का कोई फायदा नहीं है। ये अब आपने तस्वीर लेनी है या जो भी करना है। अब मैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करने लगा हूं। ओके, अच्छा जी, सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉफिट्स के बारे में कुछ नहीं पूछ रही। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो लॉसेस के बारे में पूछ रही है। वो लॉसेस के बारे में पूछ रही है। डिस्कस हाउ द लॉसेस, प्रॉफिट्स के बारे में नहीं पूछ रही। कैन बी सेट ऑफ। दूसरा सवाल, ऑल्सो डिस्कस लॉसेस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। तो सॉल्यूशन के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है 4.5, 3.6, 1.6, 6, 8 और 19, ये लिखा हुआ है। और अगला कॉलम डला हुआ है सेट ऑफ। इन तीनों के सेट ऑफ डिस्कस, सबके सेट ऑफ डिस्कस होंगे, तीनों के नहीं सबके। और अगला कॉलम बना हुआ है कैरी फॉरवर्ड, इन सबके कैरी फॉरवर्ड डिस्कस होंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम 4.5 से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने शो भी किया हुआ है। 4.5 जरा मुझे बता दें ये क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन के बारे में जो हम पेपर में लिख के आएंगे सेट ऑफ के बारे में, वो ये बुरी सवारी का लफ्ज पढ़कर कुछ लिख के आएंगे। तो सेट ऑफ के बारे में लिखेंगे, हमने जो फिक्रा याद किया हुआ है सेक्शन 56 में कि लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन शेल नॉट बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर अगेंस्ट एनी अदर हेड। इतनी सी बात लिख के आएंगे। ये बात किसकी हो गई? सेट ऑफ की। ये 4.5 है मेरा, ये इसके बारे में लिखाएंगे, फुल स्टॉप। फिर अगले कॉलम में या अगली हेडिंग डाल के कैरी फॉरवर्ड की, फिर हम ये लिख के आएंगे द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन शेल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द 6 नेक्स्ट टैक्स ईयर्स। ये बात हमने कर ली 4.5 के बारे में जी। 3.6 क्या है? कैपिटल गेन कौन सा वाला है? नहीं, कौन सी चीज क्या है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। 3.6 के बारे में हम लिख के आएंगे 3.6 लॉस ऑन प्राइवेट कंपनी शेयर्स
कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द गेन ऑफ ज्वेलरी इन द करंट ईयर। ये तो सेट ऑफ टाइप चीज होगी, शायद ये लॉसेस के चैप्टर में नहीं पड़ी थी, ये तो कैपिटल गेन के चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो सेट ऑफ टाइप कोई बात हो गई, फुल स्टॉप। द लॉस विच इज नॉट बीन माइनस शेल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 6 next tax years against the income from capital gain। तो सेट ऑफ की भी बात हो गई 3.6 के बारे में, और 3.6 ने फिर एक हिस्से को तोड़ दिया था, 1.1 बचा हुआ, इसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन कर ली। अच्छा, 1.6 क्या सेट ऑफ भी बताना है, 1.6 का कैरी फॉरवर्ड भी बताना है। 1.6 क्या है? सेल ऑफ एंटीक। चलें जी, सेल ऑफ एंटीक। एंटीक के ऊपर आ गया लॉस, तो ये तो लॉसेस के चैप्टर की कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल गेन के चैप्टर की लाइन लिखाते हैं 1.6 के बारे में। मेरे ख्याल से ये वर्किंग्स हेल्प आउट कर देंगे लिखने के बारे में। अगर ये वर्किंग्स आप ना करते और फिर आप सोल्यूशन करते तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा आपका सोल्यूशन सही हो जाना था, लेकिन पूरा नहीं होना था सही। लेकिन अगर आपने ये वर्किंग्स कर ली हैं, अब शायद सोल्यूशन आपका 100% सही हो जाए, क्योंकि सब कुछ नज़र आ रहा है सामने। 1.6 तो लॉस ऑन एंटीक के बारे में जो कैपिटल गेन के चैप्टर में लाइन याद की हुई है वो थी नो लॉस शेल बी रिकॉग्नाइज्ड, ये लफ्ज लिखा हुआ था, नो लॉस शेल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एंटीक। ये सेट ऑफ वाली कैटेगरी में बात लिख दी, और फिर कैरी फॉरवर्ड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। अब जब लॉस माइनस ही नहीं हो सकता एंटीक का बाय डिफॉल्ट, तो ये कैपिटल गेन का बन के 6 साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो इसलिए ये वहीं पर डेड हो गया। तो बल्कि ये बात डेड हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में शायद पढ़ ली थी, ये लॉसेस के चैप्टर में बात नहीं पड़ी। तो ये किसकी बात हो गई जी? 1.6 की। आगे चलें जी, ये क्या है? 6। अच्छा, ये वाला है ये 6। तो इसमें वो जो अभी सेक्शन 37 का मैंने आपको 5 पढ़ाया है, वो वाली इंग्लिश लिख के आएंगे। द लॉस ऑन सिक्योरिटी कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी। ये सेट ऑफ वाले में लिख के आ जाएंगे, और कैरी फॉरवर्ड में लिख के आएंगे हाउएवर द लॉस अमाउंटिंग टू ₹2 विच इज नॉट बीन सेट ऑफ शेल बी कैरिड फॉरवर्ड अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटीज अगेंस्ट नेक्स्ट 3 years। तो ये बात हम जो है वो किसके बारे में लिख के आ जाएंगे, बोलें? लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में। ये वाला 6 जिसका बचा हुआ टूटा हुआ हिस्सा ये 2 है। आगे 8 क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बस दोनों जगह ये लिखाएंगे, या देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जेम्प्ट लॉस। इसको तो ना सेट ऑफ करने की जरूरत है ना कैरी फॉरवर्ड। पीछे क्या बच गया? 19 के बारे में अगर आपने जनरल बात लिखनी है ना, तो वो अदर सोर्स का लॉस आपको पता है अच्छी सवारी है इस साल की हद तक, लेकिन अगर माइनस ना हो सके तो फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड। तो अगर आपने अदर सोर्स के बारे में एक जनरल बात लिखनी है तो वो ये बनेगी कि लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड इन द करंट ईयर एक्सेप्ट सैलरी। और कैरी फॉरवर्ड के बारे में हाउएवर अ लॉस विच इज नॉट सेट ऑफ शेल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, डेड हो जाता है, अदर सोर्स का लॉस डेड हो जाता है, इसलिए हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन अगर आप ज्यादा चाह रहे हैं कि मैं इस सवाल से सामने रख के चलूं, तो आईकेप ने भी इसी तरह किया हुआ है, तो फिर उसमें आप ये लिखाइएगा द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अमाउंटिंग टू ₹19 shall be set off against income from business and income from property of 18। आई आपने यहां तक लिखा हुआ है सोल्यूशन में, तो shall be set off against 18 however the loss of 1 shall not be carried forward। वो कैरी फॉरवर्ड में लाइन लिखाएंगे। ओके चलिए जी, एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा है। ये जो मैं आपको आज बात एक बताने लगा हूं, ये बात अगर आपने ना समझी तो न्यूमेरिकल पूरा ही आप गलत करके आ जाएंगे। इस बात के 2 अलग अलग न्यूमेरिकल हैं, एक नई बात आपसे करने लगा हूं, और दोनों न्यूमेरिकल हमने क्लास में किए हुए हैं, लेकिन ये बात मैंने वाज़े तौर पे की नहीं थी, इसलिए आपको भी इस तरह जहन में नहीं होगी। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये फिर असल में हमारी बात का कंक्लूजन होगा धमाके का,
तो ये मैं आपको नोट करने दूंगा। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था एक सेक्शन 66, उसमें हमने पढ़ा था कि वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसेटेनेबल, ये हमने पेज 215 पे पढ़ा था। तो द पर्सन्स शैल नॉट बी असेस्ड एज एन एओपी, ये एओपी नहीं होंगे और इनकी इनकम को तोड़ा जाएगा और तोड़ के इनके अपने अपने हाथों में डाला जाएगा। इसका फायदा क्या होता था? इसका फायदा ये होता था कि एग्जाम्पल 1 हमने जो नीचे की थी उसमें इन दोनों ने मिलके, ए और बी ने मिलके प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई थी और 3 मिलियन कमाया था। 3 मिलियन में से रिपेयर अलाउंस माइनस किया था, फिर जब रिपेयर अलाउंस माइनस करके 24 लाख बचा तो 24 लाख पे जाके अगर टैक्स लगाते तो कोई हाई सीरियल लगता। हमने और ज्यादा इनको रिलैक्स कर दिया, 24 लाख को भी तोड़ के 2 हिस्से किए और 2 दफा अलग अलग टेबल में गए। अब 14 लाख किसी बड़े छोटे सीरियल में गिरा होगा, 9 लाख तो वैसे ही 10% सारा टैक्स लगा हुआ सिर्फ। इस कैलकुलेशन से इनको फायदा हो गया, इस कैलकुलेशन से इनको फायदा हो गया। ये कैलकुलेशन ना सिर्फ हमने इस एग्जाम्पल में की थी बल्कि ये कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी की थी, जहां बशीर और जमील जॉइंटली ओन कर रहे थे हाउस को। और इसमें भी अगर हम जाके देखें सोल्यूशन में बशीर और जमील वाले में, तो इसमें भी आपको ये बशीर और जमील की इनकम अलग अलग लिखती हुई नजर आ रही होगी, हालांकि ये एओपी है, पार्टनर है। तो असूल ये है कि ये अभी मैं आपको नोट करने दूंगा। असूल ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर पार्टनर्स कमा रहे हैं तो नॉर्मली टैक्सेबल इन देयर ओन हैंड्स। जैसे कि पेज 215 पे मैंने आपको एग्जांपल 1 दिखाई है और जैसे कि पेज 217 पे मैंने आपको क्वेश्चन 5 दिखाया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पार्टनर्स प्रॉपर्टी भी कमा रहे हैं और साथ बिजनेस भी, तो आपने तोड़ने वाला काम नहीं करना प्रॉपर्टी इनकम को। तो पेज 259 पे हमने सवाल किया था सुहेल खालिदन काजी वाला, वो जाके जरा सवाल देखते हैं, उसमें हमने तोड़ा नहीं था प्रॉपर्टी इनकम को। पेज नंबर 260। न्यूमेरिकल्स में आप घर में करेंगे 10-20% एडजस्टमेंट्स में मसले आया करेंगे, उनका कोई हल नहीं है। वो आप जितनी भी जान मार लेंगे उनका कोई हल नहीं है और उनकी वजह से आपने परेशान भी नहीं होना। तो ये बात अपने जहन में रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और वो जो आप उनको जान मार के उस मसले को समझ भी लेंगे, हल भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करें उस मसले को हल। मसले को हल कर भी लेंगे तो जो आपकी टर्न में मसला आना है वो कोई और ही आना है। तो इसलिए वो जो है चीज़, वो 10-20% जो मसले हैं वो हर न्यूमेरिकल में हुआ करेंगे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और वो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, वो आ जाए क्वेश्चन 2 पेज 259। सुहेल खालिदन काजी आर पार्टनर्स, ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट को लिखें। ये कौन सा बिजनेस, ये कौन सी इनकम है? ट्रेडिंग ऑफ राइस, नहीं एग्रीकल्चर नहीं है, ये ट्रेडिंग हो रही है, खुद नहीं कर रहे, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और ये कौन सी इनकम है? ग्रॉस रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप बता दें इस सवाल में कितनी इनकम्स कमाई जा रही हैं? 2। अब हमने 3 हेडिंग्स नहीं डाली, सुहेल, खालिद, काजी और प्रॉपर्टी को तोड़ा, वेयर इनकम्स आर ना 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 ना। अगर इसका आप सोल्यूशन देखें तो आपको, अब तो भूल गया होगा, काफ़ी पुरानी बात है। इसका जो सोल्यूशन अगर आप देखें तो हमने कैसे किया था, इसके सोल्यूशन में हमने प्रॉपर्टी इनकम और बिजनेस इनकम एज इट इज लिख दी थी और ऊपर हेडिंग दी थी सुहेल खालिद काजी, अलग अलग नहीं दी थी। हाँ, ये कोई अलग अलग अपनी इनकम्स कमा रहे हो वो और बात होती है, वो सुहेल खालिद काजी का कॉलम डाल के, टोटल का कॉलम डाल के अलग अलग करते हैं, वो तो और यूपी के न्यूमेरिकल्स की बात है। अभी इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए मैंने प्रॉपर्टी को तोड़ा या एज इट इज उठा लिया सवाल से। और इस वक्त तो शायद हमने लॉसी का चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको उस वक्त ऐसी गोली करा दी थी। मैंने कहा था बिजनेस का लॉस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से माइनस हो सकता है और आपने भी नहीं पूछा था। लेकिन ऑब्वियसली ये आपको पता है ये अच्छी बस है और ये अच्छी सवारी है, तो इसलिए हमने ये माइनस कर लिया था, वरना हम यहाँ माइनस भी शायद ना करते। तो ये तो लॉसी के चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट था, उसको छोड़ें। तो ये जी हमने सवाल किया था, इसमें हमने एओपी के टुकड़े क्यों नहीं किया? क्योंकि एओपी साथ क्या कमा रही है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब असूल क्या बना? असूल ये बना, कैमरा इधर लाओ। असूल ये बना कि ये 2 भाई हैं, खड़े हो जाए, ये 2 हैं भाई, समराज सगे भाई नहीं, इन दोनों ने
कोई घर किराए पे लिया और सॉरी कोई घर खरीदा और खरीद के उसको किराए पे चढ़ा दिया। अब जब इनकी इनकम निकलने लगेगी तो मैं इनको दूर दूर कर दूंगा, क्योंकि ये अपने अपने हाथों में खुद टैक्स पे करेंगे। दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एओपी, अपना न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन आप दोनों खड़े हो जाए, ये दो हजरात जो है इन्होंने घर भी किराए पे चढ़ाया है और साथ एक जनरल स्टोर भी चला रहे हैं, यानी बिजनेस भी अपना कर रहे हैं। इन दोनों को एओपी समझा जाएगा। सर से सर मिला जू इन दोनों को क्या समझा जाएगा? एओपी। तो अगर एओपी बिजनेस इनकम की मिलावट कर दे अपने अंदर, तो फिर ऐसी सूरत में क्योंकि बिजनेस को तोड़ने की इजाजत नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी को भी मत तोड़ें और बिजनेस और प्रॉपर्टी को जमा करके एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। ऊपर हेडिंग क्या दें? सिर्फ सुहेल, खालिद एंड काजी। और इसका न्यूमेरिकल किसका सॉल्व करें? एओपी वाला। चलें नोट कर लें। इफ पार्टनर्स अर्निंग बोथ बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पेज 259, तो ट्रीट एज एओपी या टैक्सेबल इन देयर ओन हैंड्स? ट्रीट एज एओपी। सिर्फ बिजनेस में ऐसा करना है, बिजनेस साथ हो तो। बाकी कोई और कमा रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी के तोड़ दें, हिस्से कर दें, कोई मसला नहीं। ओके, भाई कॉपीज ले आओ, क्लास में बांट दो। अच्छा जी, ठीक है, बस अब गप्पे शप्पे मारते हैं। अच्छा जी मोहतरम, पेपर कुछ इस तरह का आता है, ऊपर आई कैप लिखा होता है तो ये सुननी है बातें सारी। आई कैप लिखा होगा, बीए नहीं लिखा होगा, बीकॉम नहीं लिखा होगा। आंसर ऑल 8 क्वेश्चंस, आंसर इन काला ओनली। लाल का जो नशा चढ़ा हुआ है आजकल, आपको लाल नहीं काला ओनली। टैक्स रेट्स कहते हैं मैंने आपको दे दिए हैं, वो आप बूटी बना के जो लाए हो ना, अब जाके उसको बाथरूम में फेंक आओ तो वो मैंने आपको दे दिए हैं। टैक्स रेट रहने दो। ये नुमान वाला सवाल है जो चैप्टर पता नहीं कौन सा था अभी, खैर जो अब्दुल्ला, ये नुमान वाला सवाल है जो हमने एंड पे किया था, चैप्टर 19 का सबसे आखिरी वाला सवाल था ये। इसके बाद ये वो जो वेल्थ स्टेटमेंट आई थी, ये उसका सवाल है। वेल्थ स्टेटमेंट में कमेंट करना था हमने, ये भी वो लॉसेस वाला जो सवाल है वो हमने किया। और फिर नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाना, हलवा मार्क्स। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, हलवा मार्क्स। एरर्स है मेरी रिटर्न में, मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूँ, तो रिवीजन के लिए बता दें क्या कंडीशंस हैं। ये दूसरा सफ़ा था चैप्टर 15 का, जहाँ से आपने ये लिख के आना था। ये सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल था, वो जो कंप्यूटर 80% और हमने सारा किया था सॉल्व। और इसके बाद जो है वो ये एक एओपी का न्यूमेरिकल है, सेल्स टैक्स की थ्योरी का सवाल है, और इसके बाद ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है, ये जो हमने पिछली क्लास में किया है, मशीन ए मशीन बी वाला। चैप्टर 1 to 3 में से सवाल है। टेबल उसने आपको 1 नहीं दिया, 1 दिया है, 1 2 नहीं दिया उसने, क्योंकि कोई ऐसा सैलरीड केस बन ही नहीं रहा होगा, सबकी सैलरी कम बन रही होगी, तो इस वजह से उसने दूसरा टेबल दिया नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको पेपर में वो वाला सिनेरियो बन जाए तो अब वो टेबल ढूंढेंगे नहीं, मजबूरन यही टेबल लगाइएगा, क्योंकि टैक्स क्रेडिट्स आगे निकालने हैं, उसके मार्क्स तो लेंगे ना आप, तो इसलिए मजबूरन ये टेबल लगाइएगा।
और डेप्रिसिएशन के रेट्स भी दिए हुए हैं, इनिशियल अलाउंस के रेट्स भी दिए हुए हैं। ये रेट कैपिटल गेन का पुराना था, ये पुराने लॉ का था, इसको छोड़ें। डिस्पोजल इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी ये कोई पुराने रेट हैं शायद। उसके बाद आगे अगर चलें अगली अटैम्प्ट में, तो उसने आपको टेबल तो दे दिया उसने आपको, लेकिन पूरा टेबल नहीं दिया, 1 2 3 सीरियल मिस कर दिया है। अब किसी बेचारे की 18 लाख से भी कम इनकम निकल आई, तो वो बेचारा सोच रहा होगा मैं कौन सा टेबल लगाऊँ, तो फिर यही वाला टेबल लगा दीजिएगा मजबूरी में, और क्या करेंगे, कोई सवाल तो आगे चलाना है ना, तो इसलिए सवाल आगे चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। और सिक्योरिटीज़ के रेट दिए हुए हैं, मिनिमम टैक्स का रेट दिया हुआ है 1.5%, लेकिन अब तो 1.25 हो गया हुआ है। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, इनिशियल अलाउंस का रेट दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता था, आप यकीन नहीं करते थे, वो सेल्स टैक्स का रेट भी दिया होता है, ये 17%। फर्दर टैक्स का नहीं दिया होता, वो याद करना पड़ेगा। अच्छा यार, ये अब्दुल्ला मुझे याद कराना, ये भी आज अपलोड कर देंगे। तो ये जी पहले 3 चैप्टर्स में से 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल, फिर 8 नंबर का सवाल सितंबर 20 में, 9 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल, पहले 3 चैप्टर्स में से। फिर उसके बाद सेल्स टैक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल, 13 की थ्योरी, 17 का न्यूमेरिकल, 12 की थ्योरी, 16 का न्यूमेरिकल, 13 की थ्योरी, 18 का न्यूमेरिकल। इस अटेम्प्ट में 8 नंबर का न्यूमेरिकल आया था और 20-22 की थ्योरी आई थी। ओके, इसके बाद कोई सेट पैटर्न नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स और पहले 3 चैप्टर के अलावा पीछे बचता है इनकम टैक्स, उसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि चैप्टर 15-16 में से मिला के कोई 8-10 नंबर का सवाल आ जाता है, या 8 नंबर का सवाल, 13 नंबर का सवाल चैप्टर 15 में से, 15-16 में से, फिर 8 नंबर का सवाल, फिर 10 नंबर का सवाल, फिर 9 नंबर का सवाल, फिर 14 नंबर का सवाल। तो ये चैप्टर 15 और 16 में से आ जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है 0 नंबर का सवाल है, दोनों हो सकते 3 नंबर का सवाल है। इनकम टैक्स में कोई सेट पैटर्न नहीं है। सैलरी का न्यूमेरिकल, बिजनेस का न्यूमेरिकल, एओपी का न्यूमेरिकल, सैलरी का न्यूमेरिकल, बिजनेस का न्यूमेरिकल, फिर एओपी का नहीं आया, बिजनेस का ही 24 नंबर का आ गया। तो सैलरी का न्यूमेरिकल, एओपी का न्यूमेरिकल, बिजनेस का न्यूमेरिकल और एओपी का। जहाँ तक थ्योरी का ताल्लुक है, तो पहले 3 चैप्टर तो फारिग करें। बिजनेस में से 3 नंबर का थ्योरी का सवाल आया। लॉसेज और एओपी की थ्योरी को लोग अक्सर लिफ्ट नहीं कराते, तो लॉसेज में से थ्योरी का सवाल आ गया 8 नंबर का, कर लो लॉसेज में से आ गया सवाल। अब जिसने लॉसेज की थ्योरी छोड़ी होगी या चैप्टर 15 को हल्का रखा होगा, तो ये इनकम टैक्स की थ्योरी तो उसकी सारी फारग होगी, क्योंकि बिजनेस में से 3 नंबर का थ्योरी का सवाल आया था बस। और उसके बाद ये ज़रा अच्छा पेपर था, इसमें जगह जगह डेफिनेशंस में से 3 नंबर, टैक्स रेट्स में से 3 नंबर, सैलरी में से 2 नंबर, बिजनेस में से 8 नंबर की थ्योरी, एग्जेम्पशंस में से 4 नंबर की थ्योरी, और फिर 9-10 नंबर की थ्योरी। तो काफ़ी 53 मार्क्स की थ्योरी टेस्ट हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 में से 6 नंबर की थ्योरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से 8 नंबर की थ्योरी, और रिटर्न असेसमेंट में से 8 नंबर की थ्योरी। फिर ये 5 नंबर की थ्योरी चैप्टर 4 में से, 4 नंबर की सैलरी के चैप्टर में से, 6 नंबर की बिजनेस के चैप्टर में से, 4 नंबर की कैपिटल गेन के चैप्टर में से, 2 नंबर की अदर सोर्स के चैप्टर में से, और 10 नंबर की रिटर्न असेसमेंट ऑफ फीस। तो देयर इज नॉट सेट पैटर्न रिगार्डिंग दिस। अच्छा जी, एग्जामिनर कमेंट्स। द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन, कोई भी होगा, पता नहीं कौन सा था ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतने % बच्चे पास हुए, 2 में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। 3 क्या है, 4 कौन सा, पता नहीं कौन सा। 4 इन ऑर्डर टू कंप्यूट लॉसेज ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल डिसअलाउड एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू। बिजनेस का जो न्यूमेरिकल 24 नंबर का आया था, है वैसे अजीब सी बात है। अच्छा, द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज इम्प्रूव्ड, 46% रिजल्ट आया बच्चों का। द अंडर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन फलां 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 मे बी एट्रीब्यूटेड टू सेलेक्टिव स्टडी। सर ये छोड़ दें, सर ये थ्योरी याद करनी है, सर मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो ठीक है, वो कह रहे हैं आ जाओ फिर। ऑल एग्जामिनीज आर एडवाइस, कहते हैं मेरा कोई पता नहीं, मैं मर जाऊँ, मैं जाते जाते एक मशवरा दे दूँ, पूरा सिलेबस तैयार किया करो। जो छोड़नी होती है ना चीज़ें,
ये कम से कम सर से पूछ के ना छोड़ा करो। एंड मस्ट डू रीजनेबल प्रैक्टिस। रीजनेबल अन्नी प्रैक्टिस कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, रीजनेबल प्रैक्टिस कर लो बिफोर अपीयरिंग, पेपर में आने से पहले, ये ना बाद में कर रहे हो। अच्छा, टाइम वॉज वेस्टेड ऑन कंप्यूटिंग टैक्स लाइबिलिटी, जो रिक्वायर्ड नहीं थी, खाली टैक्सेबल इनकम मांगी हुई थी। कहते वो जो नशा टैक्स लाइबिलिटी निकालने का था वो पूरा किया बच्चों ने अपना। टैक्स लाइबिलिटी कहते मैंने मांगी नहीं हुई थी। ये जो अभी भी मैंने सवाल कराया, कहते सिक्योरिटीज के लॉस को 6 साल कैरी फॉरवर्ड करा रहे हैं, पता नहीं क्या करके आए हैं, और अदर सोर्स के लॉस को भी अन्य वहाँ कैरी फॉरवर्ड करा रहे हैं। कमिश्नर ने कोई इजाज़त देनी थी, कहते हैं मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि कमिश्नर कंडीशंस भी लगाएगा लॉ में, तो ये बच्चा ये बताना भूल गया था कि कमिश्नर ने कंडीशंस भी लगानी है। डेप्रिसिएशन जब आपने निकाली तो 50% फैक्टर लगाना भूल गए, और कंप्यूटर पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना भूल गए। It was observed that examiners struggled in answering the question which required discussions under the tax laws. All examiners are advised that they should do the practice of solving scenario based questions in exam condition. यानी घर में बैठे सोचा करें मैं ICAP में बैठा हूँ, and then compare the answer with ICAP solution. हमारी किताब में वही वाले हैं। This would help examiners in improving the skills of attempting the scenario based questions. तो कुछ scenario based questions मैं आज टिक भी करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट, टर्नओवर की डेफिनेशन मांगी हुई है, वो जो बिजनेस के चैप्टर के एंड पे दी हुई है। स्टूडेंट्स अप्लाइड देयर जनरल नॉलेज। बीवी को तलाक हो गई थी, वो इनकम उन्होंने बताया नहीं कि अदर सोर्स में डाल के माफ़ करनी है, तो अदर सोर्स में डाल के उसको माफ़ करना था इनकम को। अच्छा, इसके बाद ये कल मैं ठोकर गया था ICAP, तो उन्होंने ये बताया था कि इस तरह हम मार्किंग स्कीम बनाते हैं, वेबसाइट पे भी वैसे अपलोडेड है। टैक्सेबल इनकम के 3 मार्क्स, टैक्स लाइबिलिटी बाकिर के 1 मार्क्स, टैक्स लाइबिलिटी उम्र के 3 मार्क्स। अच्छा, ये इनपुट को लिख लें, कहते हैं सेल्स टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये माइनस होता है, और आउटपुट का नाम है लिखें सेल्स टैक्स डेबिट। ये नाम कोई ज़रूरी नहीं था, उसने वैसे ही बताया था आउटपुट के इतने मार्क्स है, मैं तो वैसे ही आपको एक नाम बता रहा था, एक चीज़ पे नज़र पड़ी मैंने कहा आपको बता दूँ। इनपुट को कहते हैं सेल्स टैक्स क्रेडिट और आउटपुट को कहते हैं सेल्स टैक्स डेबिट। फिक्स्ड एसेट के इनपुट के 2 मार्क्स थे, बाकी रॉ मटेरियल वगैरह के इनपुट के 5 मार्क्स थे, आउटपुट के 3 मार्क्स थे, अपॉर्शनमेंट के 3 मार्क्स थे, फर्दर टैक्स लगाने का तो 3% लगाने का 1 नंबर था, सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड जो नीचे लिखते हैं अंग्रेजी में, उसके 2 मार्क्स थे, और अगर कोई रिफंड हो लें सेल्स टैक्स 0 रेट का, उसका 1 मार्क्स रखा हुआ था। बिजनेस इनकम के 9 मार्क्स थे, कैपिटल गेन इनकम का 1 नंबर था, अदर सोर्स का 1.5 नंबर था। सेपरेट ब्लॉक को माइनस करना, ऐड करके लेस करना, लेस करने के भी अलग से मार्क्स थे, एक डिडक्टेबल अलाउंस का मार्क्स था, टैक्स निकालने का मार्क्स था, टैक्स क्रेडिट का मार्क्स था, और वो जो एंड पे हम टैक्सेस माइनस करते हैं जो हुकूमत ने काट लिए होते हैं, उनके 2 मार्क्स रखे हुए थे इसमें। ओके, फिर कुछ आंसर स्क्रिप्ट थे, वो अभी डाउनलोड नहीं हो पाए, मैं आपको इंशाल्लाह वो फिर बाद में बता दूंगा। तो आंसर स्क्रिप्ट्स में आप देखें ये बच्चे का कैसे पेपर शुरू कर रहे हैं। बस चलो जी, सवाल इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सा बंदा है, कौन सा ईयर है, क्या चल रहा है, क्या कहानी है, वो बताए बगैर ही चलो जी शुरू करने। बाकी वैसे इसने अच्छा किया, हेड्स ऑफ इनकम लिखे हैं, टोटल इनकम निकाली है, टैक्स निकाला है, टैक्स उधर निकाल दिया, टैक्स लाइबिलिटी गलत इधर लिख दिया, चलें खैर है, कैरी फॉरवर्ड, ये वैसे इसने अच्छा किया, बस ऊपर नाम शाम बताना जो है वो भूल गया है। फिर उसने प्रॉपर वर्किंग किया इनकम फ्रॉम बिजनेस की, PBT से चल गए, और ऐसे भी हैं बच्चे। ओके, सफ़े बांटो यार। आज की क्लास में जो बातें सारी मैंने की हैं ना, रात को वेबसाइट पे मैं ये सफ़ा बना के अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या किया, क्योंकि काफ़ी सारी बातें की हैं, वो मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने आपको भी एक पेज बांटे हैं,
ये मैं आज के लेक्चर के साथ अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पेजेस हैं ये अगेन सिलेक्टिव स्टडी की तरफ आपको ले जाएंगे फिर, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ इनको लिफ्ट ज़्यादा ना ही कराएं। बहरहाल जो इनसे फ़ायदा जो उठा सकते हैं वो ज़रूर उठा लें। वो फ़ायदा क्या आप उठा सकते हैं? वो ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसे चैप्टर 4 आपने किया, या मिसाल के तौर पे चलें चैप्टर 15 आपने किया, अब चैप्टर 15 में एक तो है साथ साथ पास पेपर करते रहे, वो तो आपको पता चल रहा होगा ये सेक्शन था इसका, ये पास पेपर है। एक है चैप्टर 15 के एंड पे एक दफ़ा नज़र मार ली कि मुझे पता है रिटर्न इनकम्प्लीट होने पर किसको रिटर्न इनकम्प्लीट कहते हैं, मुझे पता है सर्कमस्टांसेस अमेंड करने के असेसमेंट, क्या मुझे पता है किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है, क्या मुझे पता है किन लोगों ने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करानी है। ये वही सारे सवाल हैं जो हमने क्लास में किए हुए हैं, लेकिन एक अलग से लिस्ट देने का मकसद ये है कि सवाल पढ़ के अगर आप यानी कि चैप्टर तैयार करके अगर आप यहाँ पे नज़र मार लेंगे सवालों पे, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि किस, और ये इसका सोल्यूशन है किताब में 17 का बी 17 का सी, हमारी किताब में इसका कहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल है। ये सारे सवाल वही हैं जो हमने क्लासेस में किए हैं, ये नहीं कि सर ने आखिरी क्लास में 105 सवाल दे दिए थे वो हमने खुद करने थे जाके, ये वही हैं जो हमने किए हैं क्लासों में। तो इससे ज़रा ओवरऑल पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस और पता नहीं क्या क्या, तो ये वो चीज़ें हैं। एक दफ़ा ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया, दोबारा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। फिर सेल्स टैक्स के सवाल हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है हर चैप्टर के, लेकिन ये तो एक कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, तो आपको इसमें सारे करने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस में हमने कर लिए हैं। हर चैप्टर के आखिरी 2-2 3-3 यानी 40 45 40 का क्वेश्चन और सोल्यूशन देख लीजिएगा, 28 और 24 का क्वेश्चन और सोल्यूशन देख लीजिएगा कि सिनेरियो बेस्ड सवाल होता कैसे है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो पूरी लिस्ट बनी है ना, आखिरी 2-2 3-3 एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि ज़रा पता चल जाए सोल्यूशन कैसे उसका करना है। पहले लॉ की प्रोविजन लिखनी है और फिर सिनेरियो से लिंक करना है। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इन सबको ज़रूर आपने एक दफ़ा देखना है। ये हर कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल कवर कर रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हर टाइप के न्यूमेरिकल ये कवर कर रहे हैं। हाँ, इसमें हो सकते चैप्टर 19 और 25 के बहुत से सवाल आप देख के कहें ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेशक आप इन सवालों को ना करें, लेकिन एक दफ़ा देख ज़रूर लें कि क्वेश्चन 13 कौन सा है, 18 कौन सा है, 21 कौन सा है, ताकि आपको टाइप ऑफ न्यूमेरिकल समझ आ जाए। जैसे एक डॉक्टर सोना वाला सवाल था, अब वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, उसकी रिसीट्स दी हुई थी, उसके एक्सपेंसेस दिए हुए थे, तो हमने सेल्स से चल के अलाउड खर्चे उसके माइनस करने थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको देखना ज़रूरी है। ईओपी के अंदर अगर आप चैप्टर में जाएंगे तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आगे उनके पेज नंबर लिखे हुए हैं, तो दिल में आता है कि मुझे ज़रा पता चल जाए किस किस टाइप के न्यूमेरिकल हैं, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अब बुध को मिलेंगे, बुध को ही लेक्चर अपलोड भी हो जाएगा ऑनलाइन वालों को। बुध को क्या तारीख बन रही है? 10। ओके, बुध को इंशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर पे 9 बजे।